अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले हम लोगों ने कल वाला थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 42 गर्ल्स हैं और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें एक अदद मैं ख़ुद हूँ और 2 अदद मेरे भाई हैं। 42 गर्ल्स में से बाकी कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? मैंने ये 3-4 वीडियोस बनाने के बाद मिड के बाद मैं इन वीडियोस को डिलीट कर दूँगी या प्राइवेट कर दूँगी या कुछ भी करूँगी, लेकिन ये चैनल मैंने कंटिन्यू रखना है। इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो भी होता है बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट भी करना है, और जो भी रस्म व रवाज, जो भी रसूमात होती हैं, वो सारी की सारी अदा करते रहें साथ के साथ, ठीक है। हम लोग ये पढ़ने से पहले ईटीसी पढ़ने से पहले कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सारा कनेक्टेड है। रेस्पिरेशन, सारी ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ये ईटीसी या फिर इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ये सारा कुछ सब कुछ आपस में रिलेट कर रहा है। तो हम पहले थोड़ा सा पिछला ओवरव्यू ले लेते हैं, उसमें कुछ बातें मिस भी हुई थी, मैं वो दोबारा बता देती हूँ, और उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोग कल वाले से स्टार्ट करते हैं। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक और एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। 10 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। पायरोवेट, ये हम लोग बात कर रहे हैं एरोबिक की, ठीक है। पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम से वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सैलो एसीटेट के 4 मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होता है, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड या सिट्रेट था, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो बन जाता है। उसके बाद ये साइकिल चलता है, ऑक्सैलो एसीटेट हमें वापस मिल जाता है, ये साइकिल में कंज्यूम नहीं होता। इस दौरान हमें कितनी एटीपी मिलती है? ग्लूकोज से पायरोवेट तक हमें 7 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो कि किस में डिवाइड होते हैं, 2 NADH। 5 एटीपी हमें NADH से मिलती है और 2 एटीपी हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि NADH डायरेक्ट ATPs नहीं देता। NADH हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP देगा, जो कि हमने आज पढ़ना है कि किस तरह से NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तब ATP देता है, ठीक है। ये ATP डायरेक्ट हमें मिल रही है यहाँ पे। अब पायरोवेट से लेके ये क्रेब्स साइकिल तक हमें टोटल कितनी ATPs मिलती हैं? 7 ये हैं, 25 यहाँ मिलेगी ATP। ये ATP भी हमें कहाँ कैसे मिलेगी? NADH के थ्रू मिलेगी, कुछ हमें FADH2 के थ्रू मिलेगी, और कुछ हमें डायरेक्ट ATP मिल जाएगी, ठीक है। टोटल हमें कितनी ATPs मिलेंगी? 25 ATP। 7 ATP ये, 25 ATP ये, टोटल हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 32 ATPs मिल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनएरोबिक की। एनएरोबिक में ग्लूकोज टूटा, 10 स्टेप्स हुए, पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ हमें मिले 2 NADH, 2 हमें मिली ATP। टोटल 4 ATP मिली थी, लेकिन 2 ATP हम लोग इन्वेस्टमेंट फेज में यूज़ कर रहे थे, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 2 ATPs का। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये NADH हमें डायरेक्ट ATP नहीं देगा, ये हमें ETC में जाके ATP देगा। और ETC कहाँ रन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एम्बेडेड होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनारोबिक सेल है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ETC नहीं है, ETC नहीं है तो ये NADH भी ATP में कन्वर्ट नहीं होगा। एनारोबिक के केस में हमें ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP मिलेगी? सिर्फ 2 ATP। NADH तो मिल रहा है, लेकिन वो आगे जा ही नहीं रहा, वो ETC में जाएगा तो ATP में कन्वर्ट होगा ना। अब वो ETC में जा ही नहीं रहा तो वो ATP में भी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। और हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लूकोज 10 स्टेप होते हैं, यहाँ तक है। वो कौन सी फेज थी? इन्वेस्टमेंट फेज। उसके बाद आ गई प्रॉफिट फेज, हमें मिले 2 ATP और 2 NADH,
ऐसे बना रही हूँ मैं, ये हैं यहीं पे, ठीक है। 2 NAD पॉजिटिव यूज़ हुए और हमें मिले 2 NADH, ठीक है। यहाँ पे बन गया पायरोवेट, पायरोवेट कन्वर्ट हो गया। ये अब बात हो रही है एनारोबिक की, ठीक है। पायरोवेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? लैक्टेट में। पायरोवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ATPs मिल रही हैं, लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक सेल, उसने अपना फंक्शन करना है, उसने एक्टिविटी करनी है, उसके लिए 2 ATPs बहुत कम है, उसे मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। वो क्या करेगा? मज़ीद एनर्जी कहाँ से लेकर आएगा? वो यहाँ पर एक एंजाइम को यूज़ करेगा। यहाँ एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का इनका क्या काम है कि ये 2 NADH को रीऑक्सीडाइज कर देता है NAD पॉजिटिव में, रीऑक्सीडाइज कर देता है। अब हम लोगों ने कल ये देखा था, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। NADH जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। 2 NAD पॉजिटिव सबस्ट्रेट है, NADH प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सब कुछ क्यों होता है? ये देखो, जब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में, हमें यहाँ 2 ATP के मॉलिक्यूल मिले, पता है हमें, ठीक है। NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जिस स्टेप में NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये स्टेप ही ना होगा तो ये पाथवे आगे कैसे चलेगा? ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा था आगे, पायरोवेट आगे लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे एक एंजाइम था जिसका नाम था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम नहीं है, तो ये NADH को वापस इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, इसकी रीऑक्सीडेशन ये नहीं करेगा, तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ है, उसकी सप्लाई है, उसकी एक प्रोडक्ट बन रही है, ये सप्लाई है ना, इसकी प्रोडक्ट ये बन रही है। अब अगर प्रोडक्ट की कंजम्पशन हो जाएगी, NADH बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, आगे ये ग्लूकोज से पायरोवेट तक पाथवे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब जब सप्लाई ख़त्म हो गई या कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, कंजम्पशन अगर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं हो गई, कंजम्पशन रुक गई, NADH की कंजम्पशन रुक गई, ठीक है, क्योंकि NADH बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी आगे कंजम्पशन नहीं हो रही, ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी कंजम्पशन रुक गई है, ये बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है NADH, लेकिन इसकी आगे कंजम्पशन नहीं हो रही, ये आगे यूज़ नहीं हो रहा, कंजम्पशन जो है वो ख़त्म हो गई है, इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो रुक चुकी है। तो अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। जब प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ती जा रही है लेकिन वो आगे यूज़ नहीं हो रही, तो सप्लायर अपनी सप्लाई रोक देगा, NAD सप्लाई होना बंद हो जाएगा। इसकी मैम ने क्या एग्जांपल दी थी कि अगर आपके घर में दाल आ रही है, ठीक है, आप दाल खाते ही नहीं हो, आपके घर दाल पकती नहीं है, तो अम्मी क्या करेंगी? दाल लाना बंद कर देंगी। सेम इसी तरह NADH यूज़ हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा? NAD बंद कर देगा। वैसे भी एक टाइम आएगा जब सारा NAD NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सबस्ट्रेट ही नहीं होगा, तो जो एंजाइम NAD को NADH में वो रिड्यूस कर रहा था, वो इनहिबिट हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। सबस्ट्रेट ही नहीं है तो वो किस पे काम करेगा? ठीक है, आई होप ये कंफ्यूजिंग ना हुआ हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो सप्लायर अपनी सप्लाई बंद कर देगा, या सप्लायर अपना सारा सामान प्रोडक्ट इसको सप्लाई जो है वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, सारी सप्लाई मिल गई होगी, तो यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो जाएगी आना, तो ये जो एंजाइम जो इस सप्लाई पे या सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेगा, इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगी, NAD पॉजिटिव आता रहेगा, सप्लायर से सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक हो गया।
ये इसकी कंजम्पशन को यहाँ करेगा, NAD में कन्वर्ट होगा, ये वापस NADH में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे पाथ जो अपना यहाँ पे स्टेप था जिसको एनर्जी की ज़रूरत थी, NAD पॉजिटिव जब NADH में कन्वर्ट हुआ तो इसने एनर्जी दी है। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब रिड्यूस हो रही है तो ये एनर्जी रिलीज कर रही है। जब ये एनर्जी रिलीज होगी, एक मिनट इसको कंफ्यूज नहीं करना। NAD पॉजिटिव जब NADH में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। तो NAD पॉजिटिव जो है वो जब NAD में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ जो स्टेप हो रहा है उसको एनर्जी मिल रही है, इस स्टेप को एनर्जी मिल रही है तो ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये काम नहीं होगा तो ये ATP बनना बंद हो जाएगी, ATP पायरोवेट बनना बंद हो जाएगा, लैक्टेट बनना बंद हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस खत्म, ग्लाइकोलिसिस होना बंद हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस बंद होगी, हमें ATP नहीं मिलेगी, ATP नहीं मिलेगी तो सेल एक्टिविटी नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो डैमेज होगा, डेथ हो जाएगी या जो भी होगा उसके साथ। ठीक हो गया सारा। आई होप यार, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैंने इसको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। ये एंजाइम है, इस एंजाइम का काम है NADH को वापस NAD में कन्वर्ट करना। NAD का वापस NAD में कन्वर्ट होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई चाहिए NAD पॉजिटिव की। अगर हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई NAD पॉजिटिव की नहीं मिलेगी तो हमारा यहाँ से आगे कंटिन्यू ही नहीं करेगा पाथवे कंटिन्यू नहीं करेगा तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगी तो ATP नहीं मिलेगी, ATP नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं होगी तो सेल एक्टिविटी करना बंद कर देगा, फंक्शन नहीं करेगा वो आगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ETC क्या है? ETC इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है रिड्यूसिंग पावर से। रिड्यूसिंग पावर्स कौन सी हैं? NADH है और FADH2 है। और किसको दे देती है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन को, जो कि कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इनटू वाटर। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1/2 O2, क्योंकि एक वो यूज़ हो रहा है ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो O2 का हाफ मॉलिक्यूल यूज़ होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली लेगा, वो भी हम लोग देखेंगे कहाँ से कैसे आ रहे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। अगर पूरा मॉलिक्यूल O2 का यूज़ करेंगे तो हमें 2 वो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 O2 हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, ETC क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? ये अरेंजमेंट है, ये तो हमने इसका फंक्शन पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि ये किस काम आता है। ठीक है, इसकी ये ETC है क्या? अरेंजमेंट है 4 कम्प्लेक्सेस की, कम्प्लेक्सेस या वो 4 एंजाइम्स की अरेंजमेंट है एक सीक्वेंस के अंदर। और कहाँ पे है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ओके, क्या बनाना है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनानी है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहर निकल गई है कोई बात नहीं। इसमें 4 कम्प्लेक्सेस सीक्वेंस के साथ है, 1 2 3 4, 5वां एक और कम्प्लेक्स होता है, वो होता है ATP सिंथेज। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने 4 कम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पहला कंसेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट कह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH। NADH हमें कहाँ मिले थे? ग्लूकोज से पायरोवेट के दरमियान 2 NADH मिले, पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के दरमियान। ठीक है, और पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जब पूरा क्रेब्स साइकिल चला तो फिर हमें वहाँ पे भी
NADH मिले थे। कितने NADH मिले थे? वहाँ पे हमें 6 NADH मिले थे जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम पूरे उन्होंने अपना साइकिल रन कर लिया था। एक एसिटाइल कोएंजाइम से हमें 3 NADH मिल रहे थे, एक FADH2 मिल रहा था और कितनी वो मिल रही थी? ATP भी एक मिल रही थी। और 2 जन ने जब रन किया तो इसी सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वही NADH है। उस NADH ने हमें ETC में आके ATP देनी थी। ये वही बात हो रही है। ठीक है, NADH से ये इलेक्ट्रॉन लेगा कम्प्लेक्स नंबर 1 और NADH किस में रिड्यूस हो जाएगा? NADH ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? NAD पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कम्प्लेक्स के पास चले जाएंगे। ये कम्प्लेक्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसका काम क्या है? हमें FADH भी मिला था। इस FADH को ऑक्सीडाइज करेगा FAD पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? कम्प्लेक्स नंबर 2। कम्प्लेक्स नंबर 1 NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कम्प्लेक्स नंबर 2 FADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कम्प्लेक्सेस यहाँ पे फिक्स्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं, ये मूव नहीं करते। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने आगे लेके जाना है कम्प्लेक्स नंबर 3 तक, कम्प्लेक्स नंबर 4 तक। तो उसके लिए क्या होगा? एक मोबाइल प्रोटीन है उबिक्विनोन, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल लिपोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सॉरी, मैं मोबाइल की स्क्रीन में नहीं देख रही थी। स्मॉल लिपोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ठीक है, और ये मोबाइल है, ये मूव कर सकती है। इसने क्या करना है? इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके 1 और 2 से, पहले और दूसरे कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेके इसने दे देने हैं कम्प्लेक्स नंबर 3 को। क्यू ने क्या करना है? इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं और किसको दे देने हैं? कम्प्लेक्स नंबर 3 को। पहले ये क्या करेगी? कम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी, कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे के आएगी। फिर उसके बाद ये क्या करेगी? कम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन लेगी और कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे के आएगी। ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकती हैं। तो पहले बारी बारी देकर आएगी। पहले कम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन लेगी, कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे आएगी, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन लेगी, कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे आएगी। ठीक है, अब जब Q ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो ये क्या हुई? रिड्यूस हुई। ऑक्सीडेशन क्या होती है? जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हो। रिडक्शन क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन अपने इसको दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो ये क्या हुए? ये ऑक्सीडाइज हो गए। कम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हुए। और ये क्या हुई? रिड्यूस हुई। अब जब इसने यहाँ पे दिया कम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसने इसको रिड्यूस किया और ख़ुद ये क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक और है मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी, इसका काम क्या है? ये कम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उसको आगे पास करवाएगा कम्प्लेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर 4 ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को और ये क्या बना देंगे? H2O। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की एडिशन अभी देखेंगे। ठीक है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको यहाँ पर दोबारा देखते हैं हम लोग। ये बनाई आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, ये बनाई इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसके अंदर कम्प्लेक्सेस एम्बेडेड हैं। कम्प्लेक्स नंबर 1,
2 3 4, 1 2 3 4, ये कम्प्लेक्सेस इसके अंदर एम्बेडेड हैं। पहले कम्प्लेक्स ने क्या किया था, इसने NADH को ऑक्सीडाइज किया NAD पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। इस दौरान जो कम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसने 4 हाइड्रोजन यहाँ से मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमेन है वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस मैट्रिक्स से इसने 4 हाइड्रोजन पंप करवाए ऊपर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर 2 ने क्या करना है। अच्छा, अभी हम NADH को देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर 2 ने वो करना था, FADH2 को FAD में कन्वर्ट करना था, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम एक NADH की कहानी देख रहे हैं। एक NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, एक NADH से 4 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से पंप होके ऊपर चले गए। ठीक है, अब जो Q था, OB-Q जो था, उसने क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और कम्प्लेक्स नंबर 3 को दे के आने हैं। कम्प्लेक्स नंबर 3 ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और इसने 4 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेके पंप कर देना है ऊपर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। 4 हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर चले गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर चले गए। ठीक है, और यहाँ से ये जो 4th कम्प्लेक्स है, इसका क्या काम है कि यहाँ जो साइटोक्रोम C है वो 3 कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 कम्प्लेक्स को देगा। 4th कम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन दे देगा 1/2 ऑक्सीजन को, और ये कन्वर्ट होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में। यहाँ से 2 हाइड्रोजन पंप होंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये कन्वर्ट होगा H2O में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, एक NADH, 4 हाइड्रोजन यहाँ पंप हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पंप हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पंप हो रहे हैं। एक NADH ने टोटल कितने हाइड्रोजन पंप किए हैं, 4 8 10, 10H पॉजिटिव, एक NADH पंप कर रहा है ऊपर। अब जब ऊपर हाइड्रोजन की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है, ऊपर प्रोटॉन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो ऊपर एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक फोर्स जनरेट होगी जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF। ठीक है, जब ऊपर इतने ज़्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पॉजिटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे एज कंपेयर टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम P साइड भी कहते हैं, इसको हम N साइड भी कहते हैं मैट्रिक्स को। ये बात हो गई, ये कहानी हो गई NAD की। 2 इलेक्ट्रॉन NADH के, इन्होंने कितने हाइड्रोजन पंप किए, 10 हाइड्रोजन पंप किए। ठीक, अब हम इसकी सारी समरी लिख देते हैं। और वो समरी क्या थी, एक NADH था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए गए ऑक्सीजन तक। ठीक है, ऑक्सीजन को मिले 1/2 ऑक्सीजन को मिले, और इससे क्या बन गया, वाटर बन गया। इस दौरान क्या हुआ, इसने 10 हाइड्रोजन पंप किए मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों ने इन चारों कम्प्लेक्सेस की बात कर ली। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे एक और 5th कम्प्लेक्स भी होता है, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोटा सा। इसका नाम क्या था, ATP सिंथेज। इसका काम क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर 5 था, ATP सिंथेज। इसका काम क्या है, ये ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा और ATP में कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों को कपल होने के लिए, ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कपल होने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी से कौन देगा, ये वाले प्रोटॉन।
जो हमने यहाँ प्रोटॉन जमा किए थे ना, 4 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ, पंप किए थे हमने प्रोटॉन, यहाँ पे हमने प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट की थी, वो फोर्स अब इसको एनर्जी देगी ताकि ये दोनों कपल अप हो जाएं। इन दोनों को कपल अप होके एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। 4 हाइड्रोजन एनर्जी देंगे तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा। अब NADH से हमें कितने हाइड्रोजन मिल रहे थे? 10 हाइड्रोजन मिल रहे थे। तो जब 10 हाइड्रोजन एनर्जी देंगे तो कितने एटीपी का मॉलिक्यूल बनेंगे? 2.5। कैसे हुई कैलकुलेशन? 1/4 कर लो एटीपी। ये 1 हाइड्रोजन अगर ऐसे करें, हमने 4 को यहाँ से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन ने इतनी एनर्जी दी थी कि ये दोनों कपल अप होके एटीपी बना सकें। 4 हाइड्रोजन ने एक एटीपी बनाया था। तो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन कितनी एटीपी बनाएगा। 1/4 10 हाइड्रोजन कितनी एटीपी बनाएंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 एटीपी। 4 2 सा 8, 2 बच गया, 4 5 सा 20। 10 हाइड्रोजन जो थे इन्होंने कितनी एनर्जी बनाई? 2.5 एटीपी थी। अब हमें समझ में आ गया कि जब हम ग्लूकोज से पायरुवेट तक आ रहे थे हमें 2 NADH मिल रहे थे, जब हम पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम तक आ रहे थे हमें 2 NADH फिर मिल रहे थे, और जब हमने पूरा क्रेब्स साइकिल जो है वो घूमा था तो उसमें हमें 6 NADH मिले थे। एक NADH 2.5 एनर्जी दे रहा था। वो कैसे दे रहा था? ऐसे दे रहा था। ये सब कुछ हुआ था। सही है। अब हम लोग बात करते हैं FADH2 की। NADH का साइकिल हमने देख लिया, उसने हमें एनर्जी कैसे दी। अब कम्प्लेक्स नंबर, ये वही आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। कम्प्लेक्स नंबर 1 का काम था कि उसने हमें देनी थी क्या देना था? NADH। उसने NADH से इलेक्ट्रॉन लेने थे। कम्प्लेक्स नंबर 2 का काम है, अब हम ये शेप्स कोई कंपल्सरी नहीं है, जो मर्जी शेप बना लो, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई हुई है, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स नंबर 5 यहाँ पे